हाय एवरीवन। आज हम पार्लियामेंट का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज मनी बिल्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो यू विल फाइंड बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं एंड थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। सो स्टार्टिंग अगर मनी बिल की देखें, आर्टिकल 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आर्टिकल याद रखना है 110। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कि अगर एक मनी बिल को मनी बिल कहना है तो वो सिर्फ तभी कहलाएगा उसमें अगर ये प्रोविजंस होंगे जो यहाँ पे मेंशन है, मतलब सिर्फ यही प्रोविजंस हैं जो मेंशन किए गए, इसके अलावा कोई प्रोविजन है तो वो मनी बिल नहीं हो सकता। द फर्स्ट इज इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, एनी टैक्स का ध्यान रखना। वहां पे अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलती है तो आपको लगेगा कि ये गलत है, बट ये ठीक है यहाँ पे एनी टैक्स। ठीक है, चाहे इम्पोजिशन हो, अबॉलिश करा जाए, रेमिशन हो, ऑल्टरेशन हो या रेगुलेशन हो। देन सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई पैसा लेती है तो उसको रेगुलेट किया जाएगा उसकी बोरोइंग को। थर्ड, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट्स ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। कि जो भी कस्टडी होती है आपके सीएफआई की या आपकी कॉन्टिजेंसी फंड की, पेमेंट किसी भी पैसे का इस अकाउंट में हुआ है या विड्रॉल हुआ है मनी का इस फंड में से, ठीक है, वो भी मनी बिल में ही काउंट होता है। फोर्थ, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर आपने सीएफआई से पैसे बाहर निकाले हैं तो उसका एप्रोप्रिएशन भी मनी बिल के थ्रू ही होता है। फिफ्थ इज डेक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है जो कि सीएफआई पे चार्ज था, उसका डेक्लेरेशन भी आप मनी बिल के थ्रू करोगे, या आपने इंक्रीज किया है अमाउंट ऐसे किसी एक्सपेंडिचर का। Sixth is receipt of money on account of CFI और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी। अगर आपने कोई मनी रिसीव किया है, ठीक है, रिसीट है आपके पास मनी की जो कि आपके सीएफआई के अकाउंट पे आती है या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आती है, या इसकी कस्टडी है या आपने इशू किया है ऐसे पैसे को, ठीक है, या फिर ऑडिट है अकाउंट का यूनियन या स्टेट के। ठीक है, वर्ड्स थोड़े ट्रिकी लगेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको इनको रट लेना एक तरीके से क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है। सेवेंथ, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव। ठीक है, मतलब आपको जो भी स्पेसिफिकेशन ऊपर करके दी गई है इसमें से कोई भी मैटर है तो वो भी आपका इसमें काउंट होता है। अब देखो ये 7 केसेस आप याद रखोगे कि ये 7 चीजें दी गई हैं जो हमें मनी बिल में काउंट करनी है। हाउएवर एक बिल जो होता है नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल होता है बाय रीजन ओनली दैट इफ इट प्रोवाइड्स फॉर। अब देखो आपको हो सकता है आप ये 7 चीजों में से कुछ भूल जाओ, ठीक है, ऐसा एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी गई हो कि आप पहचान ना पाओ, तो आपको नॉट वाली कंडीशंस तो याद रखनी है। 3 कंडीशंस है, अगर आपको याद है तो आप मतलब पहचान लोगे कि मनी बिल है या नहीं है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनरी पेनल्टी, अगर कोई फाइन है कोई पेनल्टी है वो मनी बिल में काउंट नहीं होती है। डिमांड और पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंसेज और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्स। ठीक है, अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है, डिमांड किया है किसी फी का जो किसी लाइसेंस के लिए दी गई है या फी जो किसी सर्विस के लिए दी गई है। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी। देखो ऊपर वाले वर्ड से कंपेयर करो इसको, ऊपर भी सेम वर्ड्स थे, ठीक है, बस क्या था, सिर्फ एनी टैक्स लिखा था। अब यहाँ पे देखो उसने नॉट में क्या कंडीशन लगाई है, ये आपको कैसे याद रखना है। सेम वर्ड्स लिखे हैं, बस क्या बोला है, एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पस। ठीक है, अगर लोकल अथॉरिटी कोई टैक्स लगाती है, हटाती है, कोई भी ये जो 5 काम दिए आपको इसमें से करती है तो वो मनी बिल में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वहां पे लिख देगा, आप जल्दबाजी में हो सकता है स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे, आप इसको सही समझोगे, तो ये नॉट की कंडीशन में याद रखना। देन इसमें क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर एक बिल मनी बिल है या नहीं, तो जो डिसीजन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का वो फाइनल है। मान लो कोई मेंबर बोलता है कि ये मनी बिल हमें नहीं लग रहा है, तो ये स्पीकर का डिसीजन होगा कि अगर वो उसने किसी चीज को डिक्लेयर किया है कि ये मनी बिल है या फिर नहीं है, तो इसका क्वेश्चन कौन फाइनल डिसाइड करेगा, स्पीकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रेसिडेंट दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, सबसे टेम्पटिंग ऑप्शन लगता है हमें, ध्यान रखना स्पीकर है आंसर।
देन हिज डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन दी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये बोलेगा यहाँ पे आप इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते हो या किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और इवन द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कैन नॉट क्वेश्चन दिस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड प्रेसिडेंट को उनके एसेंट के लिए बिल भेजा जाएगा तो स्पीकर इसको एंडोर्स करता है एज अ मनी बिल। ठीक है, जब आप राज्यसभा में ये बिल भेजेंगे या प्रेसिडेंट को उनके एसेंट के लिए बिल देंगे तो स्पीकर का काम है एंडोर्स करना कि ये मनी बिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ स्पेशल प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया मनी बिल्स के लिए इन दी पार्लियामेंट। अब देखो हल्का फुल्का बिल तो है नहीं, मनी बिल है तो इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर भी है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास जाता है ये, एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद जाएगा। Every such bill is considered to be a government bill and can be introduced only by the minister। अब देखो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको कैप्चर करने हैं। फर्स्ट इज कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, दूसरा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे होगा, तीसरी चीज कि ऐसा हर बिल जो भी आप मतलब लोकसभा में दे रहे हो मनी बिल के फॉर्म में वो गवर्नमेंट बिल होता है और इसको सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्राइवेट बिल्स भी होते हैं जो हम मतलब जो मिनिस्टर नहीं है वो पर्सन उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मनी बिल की बात हो रही है तो सिर्फ एक मिनिस्टर ही इसको गवर्नमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा। अब देखो लोकसभा ने तो इसको पास कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा, इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा कंसिडरेशन के लिए। इसके बाद बिल राज्यसभा के पास जाएगा। द राज्यसभा हैज रेस्ट्रिक्टेड पावर्स विद रिगार्ड टू मनी बिल, बहुत ही कम पावर्स दी गई है राज्यसभा को मनी बिल के रिगार्ड में। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। ठीक है, अब राज्यसभा के पास गया है, ना तो इसको रिजेक्ट कर सकती है ना इसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन, सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं ये इस पे, और ये बिल रिटर्न होना चाहिए लोकसभा को 14 डेज के अंदर। मतलब अगर आपने आज ये बिल राज्यसभा को दिया है तो 14 डेज के अंदर इनको ये बिल लोकसभा को वापस भेजना है, वेदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन। क्या कोई रिकमेंडेशन देनी है तो दो, नहीं देनी तो मत दो। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। मान लो लोकसभा के पास बिल वापस आया 14 डेज के बाद, कुछ राज्यसभा ने रिकमेंडेशंस दी होंगी, तो अब लोकसभा की मर्जी है, वो चाहे तो सारी रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दे या कुछ रिकमेंडेशन या सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, जरूरी नहीं है उनके ऊपर ये चीज एक्सेप्ट करना। अगर लोकसभा एक्सेप्ट करता है कोई भी रिकमेंडेशन तो हम कहते हैं बिल इज देन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भेजा उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी राज्यसभा ने, उसके बाद बिल लोकसभा में आया, लोकसभा ने इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया, तो हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में बिल जो है डीम्ड टू हैव बीन पास्ड हो गया बाय बोथ हाउसेस। ठीक है, दोनों ने पास कर दिया है। इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, इसने कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की, द बिल इज देन डीम्ड टू हैव पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा विदाउट एनी चेंज के, बिना किसी चेंज के। जैसे लोकसभा ने बिल भेजा था वैसे राज्यसभा ने उसको आगे मतलब इन्होंने आगे पास कर दिया। ठीक है, इन्होंने मतलब कुछ भी जो था चेंजेस नहीं किए, ओरिजिनल फॉर्म में ही उसको पास कर दिया। देन अगर राज्यसभा रिटर्न नहीं करता बिल लोकसभा को 14 डेज के अंदर, देखो ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा 14 डेज में नहीं किया तो क्या, तो बिल डीम टू हैव बीन पास्ड होगा बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा। ठीक है, इनको कहीं मतलब मैटर ही नहीं करता अगर 14 डेज के बाद राज्यसभा ने लोकसभा के पास ये बिल वापस नहीं भेजा, डजंट मैटर, 14 डेज के बाद लोकसभा इसको ओरिजिनली पास कर देगी। ठीक है, बोल देंगे कि लोकसभा ने पास कर दिया। ठीक है, देन ये हो गया, दोनों हाउसेस ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो 10 द लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल। तो आपको याद रखना है कि मनी बिल के कंसिडरेशन में लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर्स विद रिगार्ड टू एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल का जब आप केस देखोगे तो राज्यसभा और लोकसभा के पास ऑलमोस्ट इक्वलेंट पावर्स है, लेकिन मनी बिल के केस में हमारे पास लोकसभा पावरफुल होती है। फाइनली जब एक मनी बिल प्रेजेंट होगा प्रेसिडेंट को ही मे आइदर गिव हिज एसेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट के पास आ गया तो फिर से दो चीजें, या तो बिल को एसेंट दे दो, ठीक है, या फिर बिल को विद होल्ड कर लो, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, रिटर्न करने की पावर नहीं है रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस के लिए। उसके बाद में नॉर्मली प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं मनी बिल को, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस ही पार्लियामेंट में उनके प्रायर परमिशन से किया गया है। ठीक है, फिर टेबल अभी हम देखेंगे, इसमें प्रोसीजर का डिफरेंस दिया गया है कि कैसे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल को हम जो है इनैक्टमेंट में डिफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस सिर्फ मनी बिल करना था। सो आई होप यू रिमेंबर द पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप नोट मेकिंग कर लो या पॉइंट्स को मेमोराइज कर लो, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।